क्या आपने कभी सोचा है कि एक इंसान का रंग उसकी जिंदगी कैसे छीन सकता है? क्या खूबसूरती ही सिर्फ गोरेपन में होती है या फिर समाज की ये सोच एक मासूम को कातिल भी बना सकती है? नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं साउथ की साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर मूवी के बारे में जिसका नाम है मरगन। ये फिल्म सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं है बल्कि समाज के उस गंदे सोच को उजागर करती है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। तो चलिए बिना किसी देर की कहानी को शुरू करते हैं। स्टार्ट होते ही हम कार्तिक और रम्या नाम के कपल को देखते हैं, जहाँ पर कार्तिक रम्या की गली के बाहर उसे छोड़कर वहाँ से चला जाता है, जहाँ पर रम्या अपने घर की तरफ आ ही रही होती है। एक आदमी पीछे से आकर रम्या की गर्दन पे कोई केमिकल का इंजेक्शन लगा देता है जिससे उसकी पूरी बॉडी काली पड़ जाती है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। अभी सुबह हम कुछ सफाई कर्मचारी को देखते हैं जो कि रम्या की लाश को डस्टबिन में देखकर काफी डर जाते हैं, इसीलिए वो पुलिस वालों को बुला लेते हैं। पर कुछ पुलिस की टीमें आती हैं क्योंकि उनके ऊपर सीनियर का काफी प्रेशर होता है, क्योंकि ये केस उनके लिए नया नहीं था, क्योंकि ऐसे मर्डर चेन्नई शहर में काफी पहले से होते चले आ रहे थे। बाद पुलिस वाले कई लोगों से पूछताछ करते हैं लेकिन उन्हें कोई भी सुराग नहीं मिलता है इस केस के बारे में। ये मर्डर मिस्ट्री काफी वायरल हो जाती है और तभी हम मूवी के मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम ध्रुव होता है, जो कि अपने कमरे में लेटा हुआ होता है और तभी उसे एक मैसेज आता है जिसे देखकर वो काफी शॉक्ड हो जाता है। ये वही मर्डर मिस्ट्री केस के बारे में इन्फॉर्मेशन थी जो कि चेन्नई शहर में काफी हो रहे थे। ध्रुव इस न्यूज को देखकर इसीलिए शॉक्ड हो गया था क्योंकि पास्ट में उसके साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसका बदला उसने अभी तक ले नहीं पाया था। इधर वो सबसे पहले अपने कपड़े पैक करके चेन्नई के लिए निकल जाता है, जहाँ पर वो चेन्नई पहुंचने के बाद में सबसे पहले तो पुलिस हेडक्वार्टर जाता है, जहाँ पर वो अपने सीनियर मुथुवेल से मिलता है। मुथुवेल जो होते हैं वो ध्रुव को सारे केस के बारे में इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, जहाँ पर वो अपने केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है। तभी ध्रुव इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उस दिन की सीसीटीवी फुटेज मंगाता है जहाँ पर रम्या की मौत हुई थी। ध्रुव की जूनियर रम्या का एक फोटो ध्रुव को दिखाती है जो कि काफी वायरल हो गया था, जिसकी पड़ताल करने के लिए ध्रुव रम्या के सबसे अच्छे दोस्त के पास जाता है जो कि एक फोटोग्राफर होता है। के बाद ध्रुव कार्तिक से रम्या की बर्थडे वाली फोटो दिखाने के लिए बोलता है, जहाँ पर कार्तिक रम्या की बर्थडे वाली फोटो ध्रुव को दिखाने लगता है। तभी कार्तिक ध्रुव को बताता है कि मैंने रम्या के बर्थडे वाले दिन उसे एक चैन भी गिफ्ट की थी। तभी ध्रुव की जूनियर ध्रुव को बताती है कि जब रम्या की लाश हमें मिली थी तो उसके गले में कोई भी चैन नहीं थी। इसके बाद ध्रुव उस सीसीटीवी फुटेज को खंगेलता है जो उसने मंगाई थी, जहाँ पर उसे ये पता चलता है कि किलर को अच्छे से पता था कि कहाँ पर कैमरे लगे हैं और कहाँ पर नहीं। ध्रुव फुटेज में देखता है कि रम्या की मौत से पहले उस गली में एक कार आई थी जो कि वापस नहीं जाती है, लेकिन कुछ टाइम बाद एक लड़का वहाँ से भागते हुए जाता है जिस पर ध्रुव को उसके ऊपर शक हो जाता है। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करते हुए ध्रुव को एक ब्लैक एम्बेसडर पे वही लॉकेट का निशान दिखता है जो कि कार्तिक ने रम्या को दिया था। ध्रुव कार्तिक से पूछता है कि ये लॉकेट तुम कहाँ से लाए थे, जहाँ पर कार्तिक उसे बताता है कि ये लॉकेट मेरी एक दोस्त ने मुझे दिया था। उसके बाद ध्रुव उस कार पे लगे सारे फिंगरप्रिंट्स को फॉरेंसिक लैब भेज देता है जांच करने के लिए, जहाँ पर तमिल रिव्यू नाम के लड़के से उंगलियों के निशान मैच हो जाते हैं, जो कि एक नेशनल लेवल का स्विमर होता है। पूल में प्रैक्टिस भी कर रहा होता है क्योंकि कुछ टाइम बाद उसका कंपटीशन होने वाला होता है, लेकिन कुछ टाइम पहले उसके ऊपर नशे के धंधे करने का आरोप भी लगा था, जहाँ पर वो जेल भी गया था। तमिल रिव्यू के घर जाते वक्त ध्रुव तमिल रिव्यू को रास्ते से ही गिरफ्तार करवा लेता है, जहाँ पर वो बोलता रहता है पुलिस वालों से कि मैंने क्या किया और मुझे यहाँ पर गिरफ्तार करके क्यों लाए हो। ध्रुव अमीरू को 6 घंटे के लिए एक कमरे में आइसोलेट कर देता है, जहाँ पर अवीरू ध्रुव से बोलता है कि सर मुझे जाने दीजिए, मेरी बहन घर पे इंतजार कर रही होगी। अभी कुछ देर बाद अवीरू अपनी जेब से चिंगम निकालकर उसे आधा खाने लगता है और ऐसा करते हुए उसे ध्रुव देख रहा होता है। तभी श्रुति भी अवीरू की बहन का पता लगा लेती है जो अवीरू के साथ ही रहा करती थी। ध्रुव से अपनी जेब में रखी हुई एक दवाई को मांगता है, जहाँ पर ध्रुव उस दवाई को देखकर उसके बारे में रिसर्च करता है और उसे ये पता चलता है कि इस दवाई को खाने से दिमाग की मेमोरी शार्प होती है। तभी ध्रुव सीसीटीवी कैमरे पे देखता है कि अवीरू दीवार पर किसी लड़की का स्केच बना रहा है। इधर स्केच बनाते हुए अवीरू को वही लड़की याद आ जाती है, जिससे वो काफी अग्रेसिव हो जाता है और जेल की सारे सामानों को तोड़ने लगता है। जिसके बाद ध्रुव अवीरू के पास आता है, जहाँ पर ध्रुव अवीरू को देखता है कि वो अपना सर पानी से भरे बाल्टी में रखे हुए है, जो देखकर ध्रुव को समझ नहीं पाता है। इसके बाद ध्रुव अवीरू को वो दवाई देकर उसे शांत करता है और कुछ देर बाद उससे पूछताछ करता है कि उस रात तुमने रम्या को क्यों मारा। ध्रुव अवीरू को उसी रात की सीसीटीवी फुटेज दिखाता है, जो देखकर अवीरू ध्रुव को बताता है कि मैं उस टाइम जॉगिंग करने गया था। ये मेरा उसी दिन का नहीं बल्कि हर रोज मैं उसी टाइम उसी जगह जॉगिंग करने जाता हूँ। ध्रुव अवीरू को वही लॉकेट का निशान दिखाता है जो उसे ब्लैक एम्बेसडर कार पर मिला था, जो देखकर अवीरू मना कर देता है कि ये मैंने नहीं बनाया है, जहाँ पर श्रुति से वही फिंगरप्रिंट्स रिपोर्ट दिखाती है जो उन्हें ब्लैक एम्बेसडर कार पर मिले थे। ये साबित कर रहा था कि अवीरू ने ही उस कार पर वो निशान बनाया है। रिव्यू ध्रुव को बताता है कि मुझे एक ऐसी बीमारी है कि जो मैं एक बार देख लेता हूँ वो मुझे हमेशा के लिए याद हो जाता है, जैसे कि एक पुलिस वाले ने एक आदमी से 500 रुपए की नोट ली थी, उस पर क्या नंबर लिखा है, यहाँ पर आते वक्त कार मीटर का नंबर क्या था मुझे अच्छे से याद है। इसके बाद ध्रुव अवीरू से रम्या के बारे में पूछता है, जो सुनते ही अवीरू ध्रुव से बोलता है कि मैं उसी की यादों को मिटाने के लिए ये दवाई खाना शुरू किया था। रवि बताता है कि रम्या मेरे ही साथ मेरे कॉलेज में पढ़ा करती थी, जहाँ पर वो मुझे काफी पसंद किया करती थी, जिसके बाद में रम्या ने मुझे प्रपोज किया, जहाँ पर हमारी रिलेशनशिप स्टार्ट हो गई थी। मिशन कंप्लीट होते ही रम्या एक ऑफिस में जॉब करने लगी थी, जहाँ पर प्रमोशन की आड़ में उसका बॉस उससे बोलता है कि तुम यूएसए क्यों नहीं शिफ्ट हो जाती, दोनों लोग साथ में मिलकर रहेंगे, जिस पर
रम्या अपने बॉस को वहाँ से मना करके चली आती है। रात होते ही रम्या अवीरू को बॉस के ऑफर के बारे में बता देती है, जहाँ पर वो उससे बोलती है कि क्या हम लोग यूएसए शिफ्ट नहीं हो सकते हैं। पर अवीरू रम्या से बोलता है कि यहाँ पर मेरी बहन है और मुझे उसका ख्याल रखना है। अभी रम्या को गुस्सा आता है और वो अवीरू की बहन के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोलने लगती है, जहाँ पर अवीरू को गुस्सा आ जाता है और वो रम्या को तमाचा मार देता है और उससे बोलता है कि तुम यहाँ से निकल जाओ, मुझे तुम्हारी कोई भी जरूरत नहीं है। के बाद रम्या अवीरू से काफी नाराज हो जाती है और वो वहाँ से गुस्से से चली जाती है। दिन बाद अवीरू को पता चलता है कि रम्या किसी क्लब में है, जहाँ पर वो उससे मिलने जाता है। तभी वो देखता है कि रम्या अपने ही बॉस के साथ एंगेजमेंट कर रही है, जो देखकर अवीरू का दिल काफी टूट जाता है। पर अवीरू रम्या से अपने किए की माफी मांगता है, जहाँ पर रम्या उससे बोलती है कि मैं तुम्हें नहीं पहचानती, तुम हो कौन। के बाद क्लब के बाउंसर अवीरू को उठाकर स्विमिंग पूल में फेंक देते हैं, जहाँ पर वो अंदर ही जाकर बैठ जाता है। हम पुलिस स्टेशन का सीन देखते हैं, जहाँ पर श्रुति अवीरू से फोन का पासवर्ड पूछती है, जहाँ पर अवीरू उसका कोई भी जवाब नहीं देता है क्योंकि वो बेहोश हो चुका था। ध्रुव अवीरू को सबसे पहले तो हॉस्पिटल लाता है, जहाँ पर एडमिट होने के बाद में डॉक्टर उसका एमआरआई करते हैं, जहाँ पर उससे कुछ सवाल पूछते हैं, जहाँ पर अवीरू उन सबको बताता है कि जब मैं छोटा था तो गांव में एक पूजा हुआ करती थी, पर सभी गांव वाले एक मंदिर में जाया करते थे, जहाँ पर एक कुआं भी हुआ करता था, जिसमें मैं अचानक से गिर गया था और वहाँ पर मुझे एक कछुआ मिला था, जिससे मुझे ये शक्ति प्राप्त हुई थी कि जो मैं देख लेता हूँ वो मुझे हमेशा के लिए याद हो जाता है। एमआरआई होने के बाद में अवीरू अपने कमरे में बैठकर एक ड्राइंग बना रहा होता है और तभी वहाँ पर ध्रुव आ जाता है, जो देखता है कि अवीरू ने वही लॉकेट का निशान बनाया है जो उसने कार पर देखा था। ध्रुव अवीरू से इस लॉकेट के बारे में पूछता है कि तुमने इसे कहाँ देखा था, जहाँ पर अवीरू ध्रुव से बोलता है कि सर आप ही ने तो मुझे सुबह इस लॉकेट चैन को दिखाया था। अभी ध्रुव के दिमाग में एक बात खटकती है और वो अवीरू से बोलता है कि मैंने तो तुम्हें चैन के बारे में बताया ही नहीं था, मैंने तो तुमसे सिर्फ लॉकेट के बारे में पूछा था, इसका मतलब तुमने चैन को कहीं देखा है और सच सच मुझे बता दो। तो ध्रुव अवीरू को पुलिस स्टेशन लेके जाने लगता है और रास्ते में ही अवीरू की बहन अखिला का फोन आ जाता है, जहाँ पर अवीरू अपनी बहन से बोलता है कि तुम परेशान ना हो, मैं कुछ ही देर में घर वापस आ जाऊंगा। भी अवीरू ध्रुव से बोलता है कि सर मुझे एक चांस दीजिए, मुझे अपने स्विमिंग पूल के पास लेके जाइए, जहाँ पर मैं सब कुछ याद करके आपको बता दूंगा। भी ध्रुव अवीरू को स्विमिंग पूल में लेके जाता है, जहाँ पर अवीरू स्विमिंग पूल में जाकर अपना मेडिटेशन करने लगता है। इधर जो ध्रुव होता है वो अवीरू पर सीसीटीवी कैमरे से नजर रख रहा होता है। दूसरी तरफ एक ऑफिसर के पास उस रात की सीसीटीवी फुटेज आ जाती है, जिस रात को रम्या की मौत हुई थी। ध्रुव होता है वो उस रात की सीसीटीवी फुटेज देखने लगता है। दूसरी तरफ जो अवीरू होता है वो पानी में अंदर जाकर ध्यान लगा लेता है, जहाँ पर हमें देखने के बाद ये पता चलता है कि उस कछुए से अवीरू को ऐसी शक्तियां मिली थी जिससे वो पानी में रहकर कहीं भी टाइम ट्रेवल कर सकता है। अभी अवीरू देखता है कि जहाँ पर रम्या की मौत हुई थी अवीरू ने उस लॉकेट को एक परछाई में देखा था, जिसके बाद में अवीरू ध्रुव के पास आकर ये सब कुछ बता देता है। यहाँ पर सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद में ये साफ पता चल रहा था कि अवीरू के जाने के बाद में वहाँ पर कोई शख्स आया था और उस लॉकेट को लेकर चला गया था। देखकर ध्रुव अवीरू को जाने के लिए बोल देता है, जिसके बाद में जो ध्रुव होता है वो रम्या की मौत वाली जगह जाता है, जहाँ पर उसे ये देखने के बाद पता चलता है कि अवीरू उससे झूठ बोल रहा है। इसके कुछ दिन बाद इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ध्रुव अवीरू के घर पे जाता है, जहाँ पर उसे अवीरू की बहन अखिला भी मिलती है। इधर जो अवीरू होता है वो ध्रुव से बोलता है कि सर मैंने कल रात आपको जो भी देखा था वो सब कुछ बता दिया। ध्रुव अवीरू से बोलता है कि हम लोग कुछ फॉर्मेलिटी करने के लिए आए हैं, जिस पर गुस्सा होकर अवीरू ध्रुव से बोलता है कि सर आपको तो अपने कायदे से मतलब है, लेकिन मेरी लाइफ में बहुत बड़े सपने हैं, मुझे बहुत कुछ करना है। ध्रुव अवीरू को अपनी बेटी की फोटो दिखाता है और बोलता है कि मैंने भी अपनी बेटी खोई है। यहाँ पर आखिरी बार मैंने इसे वीडियो कॉल पर ही देखा था, जिसमें कॉलेज के कुछ लड़के उसके साथ रैगिंग कर रहे थे, जिसके कुछ दिन बाद उसकी भी ऐसे ही मौत हो गई थी। ध्रुव अवीरू को बताता है कि मुझे जिन जिन पर शक था मैंने उन सब का इनकाउंटर कर दिया, और जो लड़का मेरी लड़की के साथ रैगिंग कर रहा था मैं उसके घर गया और मैंने देखा उसकी भी हालत वैसी थी जैसे कि उसको किसी ने जला दिया हो। कोई आकर ध्रुव को भी केमिकल वाला इंजेक्शन लगा देता है, जिससे उसकी आधी बॉडी काली पड़ जाती है, और ध्रुव क्यों नहीं मरा इसका पता हमें आगे चलेगा। सुनने के बाद में अवीरू ध्रुव की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। ध्रुव अवीरू को एक ऐसे पुल के पास लेके आता है जिसमें समुद्र का पानी रखा जाता था, क्योंकि समुद्र के पानी में डेंसिटी ज्यादा होती है, जिससे अवीरू को पानी के अंदर जाकर ध्यान लगाने में ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। के बाद अवीरू पानी के अंदर जाकर टाइम ट्रेवल करने लगता है और उस रात को याद करता है जिस रात को रम्या की मौत हुई थी। अवीरू किलर को देखता है जो रम्या की बॉडी को ले जाकर एक डस्टबिन में फेंक देता है, जिसके बाद में किलर उसी के फोन से एक पोस्ट को क्रिएट करता है और अपलोड कर देता है, जिसके बाद में किलर रम्या के फोन को फेंक देता है और पानी में काफी देर रहने की वजह से उसके ऊपर काफी प्रेशर पड़ रहा था। अवीरू टाइम ट्रेवल करके किलर के साथ उसके घर तक पहुंच ही जाता है, जहाँ पर वो उसके अंदर जाने लगता है। तभी वो देखता है कि वहाँ पर एक उल्लू बैठा हुआ है। उल्लू भी उसे नोटिस कर लेता है, जिससे अवीरू काफी डर जाता है और वो वापस चला आता है। अवीरू को पानी के अंदर गए हुए काफी टाइम हो जाता है, जैसे ध्रुव काफी डर जाता है, इसीलिए वो उसे ऊपर बुला लेता है। अवीरू ने जो कुछ भी देखा था उसने ध्रुव को बता दिया था, इसीलिए क्रॉस चेक करने के लिए जो ध्रुव होता है वो उस दिन की सीसीटीवी फुटेज चेक करता है, जहाँ पर उसे ये पता चल जाता है कि अवीरू जो भी बोल रहा है वो सच बोल रहा है। इसके बाद ध्रुव उस कार का पता लगाने के लिए एक डंप यार्ड जाता है, जहाँ पर वो सभी लोगों से पूछता है कि तुमने एक ऐसे घर को देखा है जहाँ पर एक उल्लू रहता हो, जिसमें एक लड़की से ध्रुव को उसके लड़के घर का पता लग जाता है जो अवीरू ने भी देखा था। ध्रुव उस घर में जाता है जहाँ पर उसे टूलेट का बोर्ड दिखता है, जिसके बाद में वो घर के ऑनर को बुलाता है और दरवाजे को खुलवाता है। घर की छानबीन करने के दौरान ध्रुव को एक मैगजीन का टुकड़ा मिलता है और एक दवाई की शीशी मिलती है। दूसरी तरफ जो अवीरू होता है वो अपनी स्विमिंग कंप्लीट करके जब घर जाने लगता है तब उसका फोन मिसिंग होता है, जिसके बाद वो लैंडलाइन नंबर से अपने फोन को कॉल करता है कि स्विच ऑफ बता रहा होता है। जिसके बाद वो अपने घर पे जाता है, जहाँ पर वो
अपने घर पे ताला लगा हुआ पाता है, जिससे वो काफी घबरा जाता है। उसकी बहन घर से गायब होती है, जिसके बाद में अविरू पड़ोसी का फोन लेके श्रुति को फोन करके अपनी बहन के बारे में सब कुछ बता देता है। दूसरी तरफ हम अखिला को देखते हैं जो अविरू का फोन ट्राई कर रही होती है, लेकिन उसका फोन तो स्विच ऑफ होता है। अखिला के फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा था, जिससे वो घर से बाहर आ जाती है अपने भाई से बात करने के लिए। तभी जो किलर होता है वो अखिला की गर्दन पे वही इंजेक्शन लगा देता है, जिससे वो उसकी बॉडी काली पड़ जाती है और उसकी मौत हो जाती है। अगले दिन ध्रुव को एक लड़की की लाश मिलती है, जहाँ पर उसका भी मर्डर बाकी लड़कियों के जैसा हुआ था, जहाँ पर उसकी पूरी बॉडी काली पड़ जाती है। तभी जो श्रुति होती है वो अविरू को लेकर वहाँ पे आ जाती है, क्योंकि अविरू की बहन रात से घर नहीं आई थी। तो देखकर अविरू अपने आप को रोक नहीं पाता है। तभी वो नोटिस करता है जहाँ पर वो ध्रुव को बताता है कि ये मेरी बहन अखिला नहीं है, क्योंकि वो हिल्स नहीं पहना करती। तभी ध्रुव एक पोस्ट देखता है, जिसे देखकर उसे पता चलता है कि ये अखिला नहीं बल्कि डॉक्टर शालिनी है। दूसरी तरफ अखिला घर पे आ गई होती है, जहाँ पर वो अविरू को फोन करके बुलाती है। तभी अविरू अखिला को देखकर काफी खुश होता है। ध्रुव इन्वेस्टिगेशन करने के लिए डॉक्टर शालिनी के क्लिनिक जाता है, जहाँ पर वो लोगों से पूछताछ करता है, जिस पर उसे कुछ भी नहीं मिलता। अविरू अपने घर पे सो रहा होता है, जहाँ पर अविरू को डॉक्टर शालिनी के डरावने सपने आने लगते हैं, जिससे वो काफी परेशान हो जाता है। फिर वो अपने एकेडमी जाता है, जहाँ पर वो पूल के अंदर जाकर ध्यान लगा लेता है। टाइम ट्रेवल करके वो उसी टाइम पे पहुंच जाता है जहाँ पर वो किलर का पीछा कर रहा होता है। से वो इस बार उल्लू से न डरते हुए किलर के घर के अंदर चला जाता है। अंदर जाते ही अविरू 3 लोगों को देखता है जो हमेशा मास्क लगाकर रखते हैं। तभी अविरू एक मैगजीन को देखता है, जिसमें एक वेनिला नाम की लड़की रहती है, जिसे देखकर उन तीनों में से एक किलर उसके ऊपर काफी गुस्सा हो रहा था। अभी उनमें से एक किलर अपना मास्क हटाने वाला होता है। इधर काफी देर पानी में रहने की वजह से अविरू बेहोश हो जाता है। पर मौजूद लोग अविरू को पानी से बाहर निकालकर हॉस्पिटल में एडमिट करा देते हैं। जैसे ही बात अखिला को पता चलती है, वो भागते हुए हॉस्पिटल में आ जाती है, पर वो अपने भाई को देखकर काफी परेशान हो जाती है। डॉक्टर आकर ध्रुव को बताते हैं कि अविरू की हालत ज्यादा ठीक नहीं है। इधर जो अखिला होती है वो भी अविरू के साथ उसका ख्याल रखने के लिए रात भर उसके पास रहती है। यहाँ पर अखिला सुबह होते देखती है कि अविरू तो हॉस्पिटल से गायब है। इधर अविरू के हॉस्पिटल से गायब होने वाली बात ध्रुव को पता चल जाती है, जहाँ पर ध्रुव समझ जाता है कि अविरू कहाँ पे गया होगा। हम अविरू को देखते हैं, जिसका आज नेशनल लेवल का कंपटीशन होता है, जिसमें पार्टिसिपेट करने के लिए वो हॉस्पिटल से भाग आता है, लेकिन फाइनली वो उसे जीत भी जाता है। कंपटीशन जीतने के बाद में अविरू ध्रुव को वो सारी चीजें बताने लगता है जो उसने किलर के घर पे देखी थी, जहाँ पर वो डायरी के बारे में उसे बताता है और एक मैगजीन के बारे में बताता है, जिसमें वेनिला की फोटो थी। पर अविरू वेनिला का स्केच बनाकर ध्रुव को दे देता है। इसे देखकर ध्रुव को याद आता है कि उसने ऐसी ही मैगजीन कार्तिक के ऑफिस में भी देखी थी। सीन प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होता है, जहाँ पर ध्रुव वेनिला का पता लगाकर उसका पीछा कर रहा होता है। अभी श्रुति वेनिला का पीछे करते हुए उसके पास जाती है और अपना स्पाई कैमरा उस पर फिक्स कर देती है। इसके कुछ देर बाद वेनिला एक प्रोडक्शन हाउस में जाती है, जहाँ पर हमें देखने के बाद ये पता चलता है पहले तो कास्टिंग डायरेक्टर ने वेनिला को एक फिल्म के लिए सेलेक्ट किया था, लेकिन अब वो उसकी जगह प्रोड्यूसर की बेटी को ले रहा है, जिससे वेनिला काफी गुस्सा होती है। वेनिला को इस फिल्म के अंदर काफी डल दिखना था, जिससे उसने अपने स्किन के ऊपर काफी ट्रीटमेंट करवा ली थे, लेकिन अब वो इस फिल्म के अंदर नहीं है, जिससे वो डायरेक्टर के ऊपर काफी गुस्सा होती है। ध्रुव अपनी कार में बैठकर उन सबकी बातें सुनना होता है। तभी हम देखते हैं कि जो डायरेक्टर होता है वो वेनिला के पास आता है और उससे बोलता है कि तुम्हारी ट्रीटमेंट से जो भी खर्चा हुआ है मैं उनकी भरपाई कर दूंगा। वेनिला के निकलते ही श्रुति उसके पीछे जाती है, जहाँ पर श्रुति को वेनिला नहीं देखती है। तभी जो ध्रुव होता है वो अविरू से बोलता है कि तुम वेनिला के घर पे जाकर उसके घर की निगरानी रखो। दूसरी तरफ ध्रुव भी एक पार्टी में गया हुआ होता है, जहाँ पर वेनिला भी आई होती है, क्योंकि प्रोड्यूसर की बेटी ने वेनिला को भी वहाँ पर बुलाया था। ध्रुव कार्तिक को देखता है जो हीरोइंस की फोटो खींच रहा होता है, जहाँ पर ध्रुव कार्तिक के पास जाकर मैगजीन के बारे में पूछता है, जिस पर कार्तिक उसे बताता है कि वेनिला को सबसे पहली बार मेडिकल शॉप पे देखा था, जहाँ पर मुझे उसकी आंखें काफी पसंद आ गई थी, इसीलिए मैंने उसकी आंखों की फोटो ली थी, जो देखकर वेनिला भी काफी खुश हो गई थी। मैंने वेनिला की फोटो एक डायरेक्टर को दिखाई थी, जहाँ पर उस फोटो को देखकर डायरेक्टर ने वेनिला को फिल्म के लिए साइन भी कर लिया था। इसके बाद वेनिला आकर कार्तिक को प्रपोज कर देती है, जहाँ पर कार्तिक उसे मना कर देता है, क्योंकि कार्तिक तो रम्या से प्यार करता था। वेनिला उस लॉकेट को एज ए फ्रेंड कार्तिक को देकर चली जाती है। इधर हम अविरू को देखते हैं जो वेनिला के घर के बाहर ही बैठा हुआ होता है। तभी वो एक फूड डिलीवरी वाले को देखता है जो वेनिला के घर पे फूड डिलीवर करके वहाँ से चला जाता है। अविरू को शक होता है और वो अंदर जाता है। कुछ लोग अविरू को बेहोश करके पानी की टंकी के अंदर बंद कर देते हैं, और कार्तिक ध्रुव को बताता है कि बिना वेनिला के परमिशन के डॉक्टर शालिनी ने उसके चेहरे का एडवर्टाइज कर दिया था, जिससे वो काफी खफा थी। वेनिला के घर पे जो लोग होते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि अविरू को ड्रम में डालने से उसकी मौत हो गई होगी। देखने के लिए वो लोग ड्रम के पास जाते हैं, जहाँ पर वो ड्रम के ढक्कन को जैसे ही हटाते हैं अविरू बाहर निकलकर उन सब पे हमला कर देता है। ये पोस्टर को देखकर ध्रुव को थोड़ी बहुत गड़बड़ लगती है, जहाँ पर वो इस पोस्टर को सही करता है। तभी उसे ये पता चलता है कि ये वेनिला की पुरानी फोटो है। ये देखकर उसे याद आता है कि जब उसकी बेटी की रैगिंग हो रही थी तो उसी ग्रुप में वेनिला भी थी, जिसका नाम मेघा था, और उसके कंधे पर वही उल्लू बैठा था जो हमने किलर के घर पे देखा था। जब देखने के बाद में ध्रुव समझ जाता है कि असली कातिल और कोई नहीं बल्कि मेघा मतलब वेनिला ही है। वो अपना बदला लेने के लिए सबको मार रही थी। इधर वेनिला प्रोड्यूसर की बेटी को मारने जा ही रही होती है, तभी वहाँ पर ध्रुव आ जाता है जो उसे मारते हुए देख लेता है। तभी जो ध्रुव होता है वो वेनिला को गोली मार देता है, जहाँ पर वेनिला की मौत हो जाती है और ये हत्याओं का सिलसिला यहाँ पर खत्म हो जाता है। मर्गन एक थ्रिलर फिल्म है, लेकिन इसका असली विलेन
सिर्फ कोई इंसान नहीं बल्कि एक समाज की सोच है। ये फिल्म हमें आईना दिखाती है कि हम लोगों को उनके रंग, शक्ल और बाहरी चीजों से जज करते हैं। यही सोच कभी कभी मासूम को कातिल भी बना देती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं क्या मेघा वाकई में एक विलन थी या एक समाज की ऐसी लड़की जिसे समाज ने अपनाया नहीं था।